we'll be now focusing on the actual change makers on the ground, who are the educators and the field staff who persist and persevere every day to make foundational learning a reality for every child. In this special Chai Pe Charcha session, I know we've done with tea, but you can go get another cup if need be. We'll be hearing first-hand experiences from the partners on stories of resilience, collaboration, and impact in action. I'll be inviting Ruvneet from the Dalberg team, who will be introducing the panelists as well as the structure for the session. So yeah, over to you. Thank you, Ria, and thank you for setting the context. What we have heard so far, before we actually even go into this session, just laying something out, that we will be using both Hindi and English to allow for free flow of conversation, so do bear with us. हमने अब तक लिफ्टेड के फाउंडिंग पार्टनर्स और एजुकेशन लीडर्स से समझा है कि इस पार्टनरशिप की अहमियत क्या है और हम कैसे कलेक्टिवली FLN को सिस्टेमिक चेंज के थ्रू प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये बदलाव की कहानी अधूरी है बिना उन सिस्टम एक्टर्स के जो लिफ्टेड की इंटरवेंशंस को डेली चैंपियन कर रहे हैं. आइए अब हम डायरेक्टली इनसे सुनेंगे इनकी कहानी. अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी सोनम मेहता फ्रॉम द पीपल टीम और उनके साथ हैं मिस नीरू सचदेव जो कि GTB नगर किंग्सवे कैंप स्कूल की प्रिंसिपल हैं. और LLF टीम के से हमारे साथ हैं जितेंद्र जी और उनके साथ जुड़े हैं मिस्टर मनोज कुमार तिवारी जो नू हरियाणा में असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हैं. ओके सॉरी नॉट नू सिरसा माय बैड. इनकी आपसी चर्चा से हम समझेंगे सिस्टम्स चेंज में टीचर मेंटरशिप की क्या अहमियत है. सोनम और नीलम मैम पहले आपसे अगर हम शुरुआत कर सकते हैं तो. नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन. और मैं शुरू करूंगी आपको थोड़ा सा ये बताने से कि पीपल में हम कर क्या रहे हैं एंड देन उसके बाद में हम मैम से थोड़ी बातचीत करेंगे. पीपल में हम होलिस्टिक असेसमेंट स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं अंडर द लिफ्टेड प्रोग्राम और उसमें हम सिस्टम के हर लेयर से के साथ में काम करते हैं टू इंश्योर अ सिस्टम ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. दैट ऑल्सो मीन्स कि एट ईच लेवल हम डिफरेंट प्रोसेसेस सेट कर रहे हैं बीट जोनल स्कूल classroom with the officials, principals as well as teachers. And उसी में से ही आज हम फोकस करेंगे कि एज अ स्कूल प्रिंसिपल मैम का एक्सपीरियंस कैसा रहा. स्कूल प्रिंसिपल के रूप में हमने जिस चीज़ पे फोकस किया है वो है कैसे आप क्लासरूम में टीचर्स को मेंटर करें, सपोर्ट करें और साथ में आप कैसे स्कूल में डेटा पे चर्चा करके बेटर आउटकम्स की तरफ मूव कर सकें. इसी के साथ में मैं इनवाइट करती हूँ मैम को टू बी विद अस. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम. मैम नीरू सचदेवा मैम का MCD में आज छुट्टी थी. स्टिल शी मेड द टाइम फॉर इट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड मैम हम शुरू से शुरू करते हैं. तो हमने आपको डेटा पे चर्चा के बारे में जब बताया तो आपको फर्स्ट रिएक्शन कैसा था आपका? आपको लगा कि एक्चुअली में दिस विल चेंज, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, या आपको लगा कि ओहो स्कूल में फिर भी डेटा साइंस आ गया अब? ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहले इसकी नॉलेज नहीं थी और ना ही कोई ऐसी ट्रेनिंग मिली थी जिससे यही लगा कि अरे एक और रिपोर्ट तैयार करके भेजनी पड़ेगी. लेकिन जब ट्रेनिंग ली गई उसके बाद इसके परिणाम देखे तो वो बहुत अच्छे मिले हमें. उससे क्या है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में काफ़ी सुधार हुआ. कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको पहचानना भी इजी हो गया हमारे लिए, और व्यक्तिगत शिक्षण योजना में जो बच्चों की विशेष ज़रूरतें हैं उन्हें भी हम पूरा करने लग गए. इसके साथ साथ टीचर्स को भी अपनी शिक्षण प्रणाली में काफ़ी मदद मिली है कि कोई कमज़ोर बच्चा है उसका क्या रीज़न है, अगर वो एब्सेंट हो रहा है तो किस रीज़न से एब्सेंट है, या बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो उनको पढ़ाने में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं.
तो उससे क्या है, उनके लर्निंग लेवल्स सेट होते हैं। इसको देखते हुए टीचर्स को अपनी शिक्षण प्रणाली में कई नई तकनीकें जो हैं वो उनको मिल रही हैं और वो उनसे अवगत हुए हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इससे हमारी निर्णय लेने की जो है वो पारदर्शिता बढ़ी है। निर्णय लेने में बच्चों के माता पिता हों या समुदाय हो, उसको भी हमारे स्कूल्स के जो काम हो रहे हैं वो पारदर्शी उनकी जानकारी मिल रही है, और साथ ही साथ माता पिता को अपने बच्चों की प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं वो उनसे भी अवगत हुए हैं। थैंक यू मैम, रियली पावरफुल। एंड आई थिंक आपने एक चीज़ बोली कि हम टीचर्स भी देख रहे हैं बच्चे में कहाँ कमज़ोर है, और आप वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पर कुछ ऐसा आपको कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें जिसमें कि टीचर ने डेटा पे चर्चा में डिस्कशन किया और जो एक्चुअली में क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किया, यू नो दैट, डिड यू कैन यू रिकॉल एनी स्टोरी लाइक दैट? हाँ, मैं इस पर आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि टीचर ने डेटा पर चर्चा के दौरान देखा कि जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट है। और जब उस पर विश्लेषण किया तो ये चीज़ सामने आई कि बच्चे व्याकरण संबंधी गलतियाँ कर रहे हैं, उनको कठिन शब्दों में गलतियाँ आ रही हैं। तो एमसीडी के द्वारा ज्ञानोदय चैनल पर बच्चों के लिए कहानियाँ शेयर की जाती हैं। तो टीचर ने क्या किया, उसने क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेज शुरू की। कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों से कहा कि आप कहानियाँ लिखें और उनको कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। और कक्षा 1 और 2 के बच्चे अब इतना लिखना नहीं जानते, तो उनसे उन्होंने प्रश्नोत्तर प्रणाली से उन कहानियों या किसी घटना की जानकारी साझा की, जिससे परिणाम बहुत अच्छे मिले हमें। उससे क्या हुआ कि बच्चों की शब्दावली और उनकी व्याकरण संबंधी गलतियां दूर हुई हैं, उनके पढ़ने में भी उनको रुचि आने लग गई है। मैं ये मानती हूँ कि डेटा पर चर्चा जो है वो ना तो हमें ये सिर्फ केवल समस्या बता रही है, बल्कि इससे हमें नई और नवाचारी तकनीकों को भी हम अवगत हुए हैं कि किस तरीके से नई नई टेक्निक से हम इन बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। इससे हमारा जो है ये समस्या समाधान, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये समस्या समाधान पर आधारित हमारा शिक्षण का दृष्टिकोण में जो ये बदलाव ला रहा है, और इससे हमारी शिक्षा में और भी अच्छा हो रहा है और ये आकर्षक बन रही है। थैंक यू मैम। और ये जो आपने समस्या समाधान का बोला, आई थिंक इट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि बहुत बार जब हम देखते हैं कि समस्या है कोई या बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो हम बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, बट स्टिल टू इंश्योर कि आप समाधान तक जा रहे हैं, आई थिंक वेरी पावरफुल, बट एट द सेम टाइम वेरी डिफ़िकल्ट कि आप स्कूल में तमाम काम कर रहे हैं एज अ हेड ऑफ द स्कूल, एज अ प्रिंसिपल। एंड आई नो कि आपको सिर्फ पढ़ाई का काम नहीं है, यू हैव एडमिन, यू हैव मिड डे मील का भी है, आपको बच्चों का एडमिशन का भी देखना है, उनके बैंक अकाउंट का भी देखना है, स्कूल की भी सिक्योरिटी देखनी है। तो कहाँ से लाते हैं आप इतना मोटिवेशन कि आप साथ ही साथ टीचर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं? अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो ये स्कूल के बच्चे हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। मुझे इनसे बहुत प्यार है, इनके छोटे छोटे खिले खिले चेहरे देख के मुझे नई ऊर्जा मिलती है, और जिससे आप प्यार करते हैं तो नेचुरली आप उनके लिए कोई काम करेंगे तो दिल से ही करेंगे, वो आपको बोझ नहीं लगेगा। और बच्चे जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, इनके पास संसाधनों की कमी है। कभी कोई बच्चा ऐसा भी आता है कि वो खाना खा के नहीं आया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर का पूरा काम करके भी आते हैं, खाना बना करके आना, और कुछ बच्चे ऐसे भी कई बार मिल जाते हैं कि वो शायद रात को ठीक से सो भी नहीं पाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें लाती हैं कि हमारे पास काफ़ी संसाधन हैं, तो हम उनसे इनकी बेहतर शिक्षा की ओर बढ़ें, इनको अच्छी शिक्षा दें, नई नई टेक्निक से इनको सिखाएं जिससे इनका भविष्य उज्जवल बने। और इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मेरे पारिवारिक संस्कार हैं जिन्होंने मुझे हमेशा नया कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया कि कुछ नया सीखूं। मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं कुछ नया सीखूं, उससे फिर मैं कार्य करूं, और यही चीज़ मेरे स्टाफ में भी मुझे देख करके आई है। तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इन बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ कि कुछ नया सीख के उनके लिए बेहतर कर सकूँ।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक आपका जितना, आई थिंक आई फील सो वार्म राइट नाउ, जैसे सच में चाय पी ली हूँ मैंने। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Thank you so much, Sonam and ma'am. It was great to understand from you the role data plays in providing effective mentorship and direction to teachers to improve student learning at the right in the right competencies. अब जितेंद्र जी और मनोज सर, हम आपसे चर्चा सुनना चाहेंगे कि कैसे ABRC का मेंटरशिप रोल इवॉल्व हुआ है। हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र नेगी है और मैं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हरियाणा के सिरसा में काम कर रहा हूं। और जो मेरा मुख्य रोल है एफएलएन को डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक में बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए स्ट्रेटजी और प्लानिंग तैयार करना, जिसके लिए हमारे ब्लॉक से लेके सेंटर्स की टीम पूरा सपोर्ट कर रही होती है। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन डिपार्टमेंट के साथ में मिलके सिस्टम को के साथ बुनियादी शिक्षा को लेके काम कर रही है और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो और जो हमारे शिक्षक एवं हमारे जो मिडिल मैनेजर हैं उनका बेहतर क्षमतावर्धन हो ताकि वो बच्चों को बेहतर तरीके से क्लास में पढ़ा पाए। आज हमारे साथ में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर मनोज त्यागी हैं जो असिस्टेंट ब्लॉक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर हैं। अगर मैं सिरसा की बात करूं तो हमारे पास लगभग 523 स्कूल हैं जिसमें कि 92 क्लस्टर हैं और प्रत्येक क्लस्टर में एक ABRC होते हैं। इसी तरह एक ब्लॉक में 3 से 4 BRP होते हैं। तो सर हमारे नथुसारी चोपता ब्लॉक है वहाँ से हैं। थैंक यू सो मच मनोज जी कि आपने अपना समय दिया, क्योंकि एफएलएन के साथ साथ बहुत अदर प्रोग्राम भी हमारे चल रहे होते हैं तो बहुत बिजी शेड्यूल सर का होता है। मैं चाहता हूँ कि पहले मनोज जी थोड़ा आप एक इंट्रो अपना दे दीजिए। सभी को नमस्कार। जैसा जितेंद्र बता रहे थे, मेरा नाम डॉक्टर मनोज त्यागी है और मैं पिछले 15 साल से शिक्षा विभाग हरियाणा में असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और एक लंबा अनुभव हो गया है थोड़ा सा और साथियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। इसके अलावा मैं जो ट्रेनिंग सेशन चलते हैं हमारे वहाँ पे, तो स्टेट लेवल की ट्रेनिंग में मुझे पिछले साल विभाग ने लगाया था और हमने की रिसोर्स पर्सन को तैयार करवाने में अपना रोल दिया है जो कि कुरुक्षेत्र में संपन्न हुआ था। आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल टू बी हियर among the very enchanting atmosphere and the highly motivated personalities by the grace of God। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ आपके बीच में हूँ और अपनी बात रखने का मुझे अवसर भी मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज जी। मनोज जी, एज ए ABRC जैसे आपने बताया कि आपको 15 साल हो गए हैं और जब से एफएलएन स्टार्ट हुआ है और जैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हम क्लासरूम को लेके एफएलएन को लेके इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, इन 2-3 सालों में और जो पिछला आपका अनुभव रहा है, आप अपनी कार्यशैली में क्या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं और अगर देख पा रहे हैं तो किस तरह के बदलाव आपको लगते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर ने। 15 साल के इस सफ़र में बहुत सारे कार्यक्रम विभाग के द्वारा चलाए गए हैं और चूँकि असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर एक ऐसी पोस्ट है जो टीचर के साथ मिलके क्लासरूम में काम करती है। विभाग से जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको देखते हुए क्लासरूम में टीचर के साथ मिलके हमें वो काम करना होता है। तो कई कार्यक्रम आए, उनमें मैं एक कार्यक्रम का जिक्र करना चाहूँगा जो 5 साल चला हमारा प्राइमरी एजुकेशन के लिए, LEP लर्निंग इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, जो कि SCRT के द्वारा तैयार किया गया था। तो उससे पहले स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक थी प्राइमरी क्लासेज की। तो LEP जब आया तो हमें लगा कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो चीज़ नहीं मिली जो अब हम 2-3 साल से महसूस कर रहे हैं। मैं इस विषय को थोड़ा सा बिंदुवार आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा जितेंद्र पूछ रहे थे, तो सबसे पहली चीज़ हमारा जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है वो अब बदल गया है बिल्कुल एकदम से। पहले हम क्लासरूम में जाते थे तो किसी स्कूल में मैथ चल रहा है, कहीं पे इंग्लिश चल रही है, कहीं पे हिंदी चल रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एफएलएन के आने के बाद में एक बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से पूरे स्टेट में हरियाणा में आफ्टर प्रेयर एक ही चीज़ पढ़ाई जाएगी, वो होगी हिंदी।
और उसका टाइम है 90 मिनट का। तो पूरा लगभग 1.5 घंटा प्रत्येक टीचर पूरे हरियाणा में किसी भी क्लस्टर में, किसी भी ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए, वहाँ बिल्कुल एक प्लान तरीके से हिंदी पे काम होता हुआ मिलेगा। ये पहले मिसिंग था, ये नहीं हम कर पा रहे थे। तो ये एक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में हमारे काम करने के तरीके बदल गए हैं। अब हम बिल्कुल टीचर को ये नहीं लगता कि कोई अधिकारी आ गया है, कोई मेरी पता नहीं कौन कौन सी कमियां लिख के लेके जाएगा और फिर मेरे को डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सभी टीचर हमारे साथ, उनको हम ब्रदर की तरह भी डील करते हैं, उनको अपना एक गुड फेलो भी हम उनको मानते हैं। और टीचर को भी ऐसा ही लगता है कि कोई विशेष नहीं आया, कोई एलियन नहीं आया तेरी क्लास में, भाई आया है, ब्रदर आया है, साथी आया है। अगर इसको कोई चीज़ कम लगेगी तो ये उसको ज़रूर तेरे को हाईलाइट करके बता के जाएगा। ये क्लासरूम का जो तरीका है, ये अब पिछले 2-3 साल से जो हम कर रहे हैं, तो ये बदलाव एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत विभाग को थी और उन बच्चों को थी जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं। दूसरा तरीका जो मैं बात करता हूँ आपको, कि हम डेमो जो दिया करते थे वो कोई स्ट्रक्चर नहीं होती थी। जैसा क्लास में मैथ चल रहा है तो मैथ के ऊपर दे दिया, इंग्लिश चल रही, इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी है। लेकिन अब हमें पता है कि हमारा जो पहला 90 मिनट का जो टाइम है ये हिंदी पे काम करने का है, तो हम भी वेल प्रिपेयर होके जाते हैं। हम क्लासरूम में जाने की पहले तैयारी करते हैं, हमें पता उसकी कक्षा में जा करके मैं हिंदी पे काम करने वाला हूँ, तो मैं हिंदी का एक बेहतरीन डेमो भी लेके जाता हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ती है टीचर के साथ में उससे पूछता हूँ कि क्या आपको डेमो की आवश्यकता है। अगर टीचर कहते हैं कि सर मैं हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस टॉपिक पे, तो आप ज़रा कर सकते हैं, तो 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट ये हम लगा के वो डेमो भी बच्चों के सामने हम कर सकते हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीचर के साथ जब हम ट्रेनिंग्स में होते हैं, तो कुछ टीचर, मैं उनको शरारती भी कह सकता हूँ, वो बोल भी देते हैं कि 5-7 बच्चे किसी स्कूल से बुला लीजिए और उनके साथ आप ये इम्प्लीमेंट करके बताइए, तो फिर हम इसको क्लास में अच्छा करेंगे। तो वो एक मजाक भी हो जाती है और साथ में उनका पर्पज भी पूरा हो जाता है। तो उनकी जो फुलफिलमेंट थी वो क्लासरूम में जा करके भी आ जाती है कि देखो हमने बच्चों के साथ भी काम करके दिखा है, हम सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी हम बच्चों के साथ आपके सामने इसको कर सकते हैं। तो हम क्लास में जाते हैं तो पीछे बैठ जाते हैं जाके, टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास एक टीचर गाइड जो विभाग ने उपलब्ध कराई है कि किन किन चरणों के आधार पर आपको जाना है आगे, तो हम अपनी टीचर गाइड साथ लेके जाते हैं। नहीं तो टीचर को मांगेंगे तो फिर वो उसके चरण भूल जाएगा, तो हम अपनी टीचर गाइड साथ लेके जाते हैं जो कॉपी हमें मिली है, और उसके बाद पीछे बैठ के हम देखते हैं कि चरणों के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इसके बाद डेमो की बात हो गई है, और उसके बाद हम देते हैं फीडबैक, जो कि पहले कहीं मिसिंग था। आप बदलाव की बात कर रहे थे, तो वो चीज़ इतना फीडबैक हम नहीं दिया करते थे लिखित में। आज प्रत्येक कक्षा की, प्रत्येक सब्जेक्ट की एक अलग से फीडबैक डायरी हमने हरियाणा में लगाई है। कोई भी अधिकारी, कोई भी मॉनिटर, हम अपने को मॉनिटर नहीं मानते, हम मेंटरिंग का काम करते हैं, टीचर को सलाह मशवरा दे के काम करते हैं। मॉनिटर, हमसे बड़े सभी अधिकारी मॉनिटर हैं, तो जब भी आएंगे तो वो क्लासरूम के साथ साथ हमारी परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि वो क्या फीडबैक लिख के गए थे इनके पास में, तो वो देखेंगे उसमें किन किन चरणों के हिसाब से फीडबैक दी है इन्होंने। तो फीडबैक में खाली कमियां गिनाना का काम हम नहीं करते, हम सबसे पहले 2 बिंदु सकारात्मक लिखते हैं कि हमें क्लास में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। इसके बाद हम 2 उसमें सुझाव भी लिखते हैं कि ये चीज़ें अगर क्लास में हो जाएं तो बच्चों की लर्निंग लेवल और बढ़ सकता है, वो इन्हेंसमेंट उसमें आएगी। तो ये सकारात्मक पॉइंट के साथ साथ हम सुझाव भी लिख के जाते हैं। और आवश्यकता पड़ती है तो अगर टीचर सहमत है तो हम एक रणनीतिक बिंदु का भी उसमें उल्लेख करते हैं कि आगे आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में इस पे हम दोनों मिलके काम करेंगे, ताकि बच्चों को वो कॉम्पिटेंसी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। तो ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने आपसे बात किया है। एक दूसरी चीज़ टीचर ट्रेनिंग का मैं बोलता हूँ आपसे कि टीचर ट्रेनिंग जब हुआ करती थी तो बहुत सारे टीचर उसको सीरियस नहीं लिया करते थे और उनको घेर घेर के लाना पड़ता था, बाहर खड़े रहते थे। मोस्टली मैं टू बी फ्रैंक ये बात आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टर साहब के साथ जब बात हुई तो मैंने बोला सर टीचर कोऑपरेट नहीं करते, तो ये स्थिति हुआ करती थी, बाहर खड़े रहते थे, अंदर कंटेंट पे काम हो रहा है। अब क्या स्थिति है, अब टीचर हमसे पहले क्लासरूम में जाके बैठते हैं ट्रेनिंग के दौरान। ये 2 साल में, 3 साल में इतना चेंज आया है और इसके लिए कोई विशेष प्रयास विभाग की तरफ से नहीं किया गया। टीचर्स की सेंसिटिवनेस बढ़ी है, उनको पता चला है कि वो बच्चा जो तेरी क्लास में बैठा हुआ है ना, उसको मुझे अगर कुछ देना है तो यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। ये फीलिंग टीचर के दिमाग में आ गई है। मोस्टली 80-90-90% में मान सकता हूँ कि वो बहुत ही सेंसिटिवनेस के साथ ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ भी काम करने का हमारा तरीका काफ़ी बदल गया है।
थैंक यू सो मच मनोज जी, इतना डिटेल में चीज़ों को रखने के लिए। एक जो हमारी मीटिंग होती है ब्लॉक की या क्लस्टर की, थोड़ा सा उस बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल। ट्रेनिंग्स की मैं अगर बात करूं तो क्लस्टर से अगर मैं शुरू करूंगा, क्योंकि अभी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के दौरान हम व्यक्तिगत रूप से एक शिक्षक के साथ काम करते हैं, उसको हम मीटिंग भी कह सकते हैं, मैं तो ट्रेनिंग भी मानता हूं कि कोई नई चीज़ उसको अगर बताई है। इससे बड़े लेवल पर हम क्लस्टर की एक मीटिंग करते हैं जिसको बोलते हैं CPIU, क्लस्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। तो ये क्लस्टर लेवल की होती है और एक क्लस्टर में 7, 8, 10 के करीब स्कूल्स होते हैं। तो उनके सभी पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को पढ़ाने वाले टीचर्स को हम वहाँ इनवाइट करते हैं और इसके लिए हम पहले तैयारी करते हैं। लेटर बाकायदा एक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की तरफ से जारी किया जाएगा, टीचर्स को पता है किस डेट में ट्रेनिंग है। और यहाँ हम कुछ टीचर्स को स्पेसिफिक लेटर में मेंशन भी कर देते हैं कि इस बार ये 2 शिक्षक जो है ना, कोई उनको एक पर्टिकुलर थीमेटिक एक टॉपिक दे दिए थे, जैसे ब्लेंडिंग पे बात करेंगे या कोई स्थानीय मान की बात करेंगे। एक टॉपिक मैथ का और एक हिंदी का हम ले सकते हैं वहाँ पे, वो भी लेटर में मेंशन कर देते ताकि वो तैयारी के साथ वहाँ पे आएँ। तो ये CPIU इस तरीके से होती है। इसको भी हम 3 चरणों में इसको मैं बता सकता हूँ आपको कि पहले उसकी तैयारी होती है, लेटर निकाला जाता है, टीचर्स को बताया जाता है, उसमें TG और वर्कबुक बच्चे की एक एक लेके आए अपने साथ में, इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई होती हैं। टाइम पे फिर मीटिंग शुरू कर दी जाती है। उसके लिए हमारे हरियाणा में एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि लगभग जितने भी मॉडल स्कूल बनाए गए हैं उन सभी में डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराए हैं 5-5। तो हम उसी स्कूल में मीटिंग रखते हैं जिसमें डिजिटल बोर्ड उपलब्ध हो, वहाँ बुलाते हैं। तो या फिर हमारे पास जो मेरा CRC रूम है उसको भी हमने वेल मेंटेन कर लिया है, उसमें बहुत सारी हमने TLM लगाई हैं और डिजिटल बोर्ड भी उपलब्ध है, वहाँ भी हम करा सकते हैं। लेकिन चेंज कर करके भी हम करते हैं, मतलब बदलते रहते हैं इसको कि कभी क्लस्टर रिसोर्स रूम में कर ली, कभी किसी प्राइमरी स्कूल में रख ली है, तो उनको सेवा पाने का मौका मिलता है, अटैचमेंट बढ़ता है जब किसी को हम चाय पिलाते हैं, इस तरीके से। तो ये तैयारी करने के बाद में फिर टाइम से मीटिंग शुरू होती है और जो एजेंडा हमको BPIU के माध्यम से जो जिला कार्यालय ने भेजा था, जिसके ऊपर BPIU में हमारी पूरी मीटिंग्स हुई थी, उसके बारे में हम सारा विस्तार से चर्चा करेंगे वहाँ CPIU के अंदर। तीसरा काम इसमें होता है कि हम उस मीटिंग के सारे मिनट्स रिकॉर्ड करते हैं। एक बहुत अच्छा काम हमारे साथ हो गया है कि विभाग ने हमको एक रजिस्टर उपलब्ध कराया है जो प्रिंटेड है। उसके अंदर फॉलोअप के पॉइंट्स क्या होंगे, जो पिछली मीटिंग हुई थी उसका फॉलोअप हुआ कि नहीं, वो पूरा रिकॉर्ड होगा। फिर इस मीटिंग में निर्णय क्या क्या लिए गए, डिसीजंस, उन पे हम लिखेंगे, बाकायदा लिखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो एजेंडा आज की मीटिंग का रहा है हमारी CPIU का, उसका पूरा उल्लेख वहाँ करना है। और इसके बाद फिर जो फॉलोअप या अगली मीटिंग के लिए जो हमारी रणनीति होगी ना, वो सारे बिंदु भी उसमें हम लिखेंगे। और इसके बाद क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के हर पेज पे सिग्नेचर कराने के ऑर्डर भी आ गए, ताकि वो भी इन बिंदुओं को पढ़ें। वो पढ़ते नहीं है ना मोस्टली, पीछे वाले पे मोहर लगाई और चल पड़े। तो इस तरीके से हमारी CPIU मीटिंग होती हैं। इस CPIU मीटिंग से पहले हमारी BPIU मीटिंग होती है जो ब्लॉक पे होती हैं। तो उसमें ब्लॉक पे पूरा एजेंडा हमारा साथियों के द्वारा डिस्कशन होता है, पूरा लंबा 4-5 घंटे और 6-6 घंटे भी लग जाते हैं, कई बार तो शाम हो जाती है। और BO साहब वहाँ बैठे हुए होते हैं और कुछ स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ होते हैं, मैं उनके बारे में अभी थोड़ा सा बताने वाला हूँ। वो हमको पूरा इस बारे में गाइड करते हैं। और इससे पहले DPIU, चूँकि मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, तो मैं लगभग 1-2 साल DPIU अटेंड, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसमें कई बार DC साहब भी बैठते हैं हमारे। इतनी बड़ा एक प्रोग्राम बन जाता है और एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है, उसमें DC साहब अनिवार्य रूप से बैठते हैं, पूरा फॉलोअप लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो इस तरीके से हमने अपनी CPIU मीटिंग करी है, BPIU करी है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करा है, इसके लिए अगर मैं थैंक्स ना बोलूँ अपने लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन को, तो शायद मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ये साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं और जो एजेंडा ऊपर से फिक्स होता है स्टेट लेवल से, वो डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से होते हुए हमारे पास आता है। और मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता हूँ कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का काम मैं अकेला करूँगा। LLF के साथी भी हमारे साथ होते हैं और वो बिल्कुल ऐसे देखते रहते हैं कि कहीं कोई बिंदु मेरे से छूट गया तो उसको तुरंत हाईलाइट करते हैं, बस ये नज़र है। तो इतना बड़ा कोऑपरेशन जो पिछले 2-3 साल से लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन की तरफ से मिला है, और मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि धीर सर भी यहाँ हैं, मैं देख नहीं पा रहा उनको कहाँ बैठे हैं, उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है सर से। तो इन सब साथियों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा काम अभी भी कर रहे हैं और आगे भी कर पाएंगे। Thank you so much, Manoj sir, and thank you, Jitendra ji, for facilitating this. I think a few themes that stood out for me is the mindset shift to mentoring, also the creation of informal learning spaces in the form of cluster review meetings,
and also underscoring the value of providing timely, regular, and structured feedback to teachers and the impact that can have on student engagement and learning. I would request everyone to give a round of applause for the participants on stage. And with that, I'll hand it over to Ria. Thank you so much to the speakers for sharing those inspiring stories. I think this session served as a great reminder of why we're doing what we're doing, and also just reminds us that we should continue to do better every day. Now we'll be moving to the next session, which is the second part of the Chai Pe Charcha session. We'll be having our colleagues from the KEF and Pratham team present their stories from the ground. I'll hand over to Ruvneet again to lead the session. Thank you, Ria, and thank you, Karthik and Shweta, for that riveting fireside chat. I think when we were discussing, when Karthik mentioned L1 and L2 system actors, who we've also been referring to commonly as middle managers, two words really stood out for me: agency and accountability. So with that, we bring the focus back to our Chai Pe Charcha. I would like to invite on stage from the KEF team, Nafis, who's accompanied by Mr. Ashok Kumar Pathak, who is the Block Education Officer in Balrampur, UP, and Jugender and Hiteshji from the Pratham team, who lead the state and district programs in Himachal. तो पहले हम नफीस और अशोक जी से समझेंगे कि ब्लॉक गवर्नेंस और कम्युनिटी एंगेजमेंट की क्या अहमियत है एफएलएन एडवांसमेंट में. ओवर टू यू नफीस. तो मेरे साथ अशोक कुमार पाठक जी हैं, बलरामपुर ब्लॉक के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं. चर्चा को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कैवल्या एजुकेशन फाउंडेशन लिफ्टेड में 4 ज़िले में काम कर रहा है. उत्तर प्रदेश से 2 ज़िले हैं, चित्रकूट एंड बलरामपुर. इसी तरीके से बिहार से औरंगाबाद एंड नवादा. सर, पिछले 2 साल से आप कैवल्या के साथ काम कर रहे हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर समाज की सहभागिता को सुनिश्चित किया है और उसके लिए आपने क्या प्रयास किया है. थैंक यू नफीस जी, थैंक यू. सबसे पहले तो लिफ्टेड और सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बौद्धिक चर्चा में हमको शामिल होने का अवसर प्रदान किया. हमने सबसे पहले जब ज्वाइन किया ब्लॉक को तो हमने अपनी जिम्मेदारी महसूस करी कि हमारे साथ 37,000 बच्चे और 1,000 अध्यापकों की टीम है जो हमारे ब्लॉक को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है. तो सबसे पहले तो हमने देखा कि BPMUs जो हमारी चल रही थी उसको एक गवर्नेंस लेवल पर जो गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग थी वहीं तक सीमित रखा गया और सूचनाओं का आदान प्रदान, जिले स्तर की सूचनाएं ब्लॉक लेवल से और ब्लॉक की ज़िले पे और स्टेट की जो सूचनाएं आती थी वहीं तक वो सीमित थी, उन्हीं चर्चाओं में सीमित थी. उसको हमने एकेडमिक्स में लाने का प्रयास किया. तो सबसे पहले हमने अपना उत्तरदायित्व निर्धारित किया कि मुझे उसमें शामिल होना चाहिए और हमने गांधी फिलोस के साथ मिल के BPMUs के एजेंडे सेट करने शुरू किए. हम अपने ARPs के साथ एजेंडा तय करने लगे और हमने गांधी फिलोस को लगा करके 1 सप्ताह पहले ARPs को एजेंडा दिया मीटिंग का. उनसे कहा कि आप प्रिपरेशन करके आएंगे, हम एजेंडे पे बात करेंगे. पहले क्या होता था, ARPs या गांधी फिलोस जो हमारी विजिट्स करते थे फील्ड पे, तो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो हमारी आ नहीं पाती थी हम तक. तो उसके लिए हमने पहले से अपनी शेयरिंग शुरू की. हमने शेयर करना शुरू किया कि हम क्या शेयर कर रहे हैं वहाँ पे, हम क्या देखें, किन विद्यालयों में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी और उनको हम फिर मीटिंग में शामिल किए, जिससे ARPs जब विजिट कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी एक स्कूल की बेस्ट प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट किया और देखा. फिर वहाँ से हम लोग मीटिंग में लेकर के आए. मीटिंग में जब शेयरिंग स्टार्ट हुई तो ARPs ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया और उन्होंने शेयरिंग के माध्यम से हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगे. मैं उदाहरण दूंगा कि जैसे हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया बाल संसद का. हमने 245 विद्यालयों में एक साथ बाल संसद के तहत चुनाव कराए, उसकी पूरी प्रैक्टिस कराई, जिससे बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा हुई और लीडरशिप की क्वालिटी बनी. हमारा कम्युनिटी से जुड़ाव भी उत्पन्न हो गया. उसके बाद हमने
प्रत्येक विद्यालय के लिए स्वतंत्रता दिवस पर HDRF का गठन किया स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसमें कम्युनिटी का और SMCs का, ग्राम प्रधान का सहयोग लिया और वो सभी बैठे अध्यापकों के साथ। उन्होंने तय किया कि हमारा विद्यालय एक साल में किस स्तर की चीज़ों को प्राप्त करने में सक्षम होगा, हम लॉन्ग टर्म में क्या सोचते हैं, हमें कितना कुछ प्राप्त करना है और उसके कैसे कैसे गोल निर्धारित करके हम किस किस मंथ में क्या क्या अचीव करेंगे, वो हम लोगों ने बनाया। उसको सोसाइटी के सामने 15 अगस्त को पढ़ा गया स्वतंत्रता दिवस के दिन, और कम्युनिटी ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया तो उससे सहयोग हुआ। उसके बाद एक कैंपेन के तौर पे हमने पुस्तकालय का काम किया, 15 मिनट रीडिंग कैंपेन चलाया। तो हर बच्चे को पुस्तकालय फंक्शनल थे सभी विद्यालयों में, हमने 15 मिनट का रीडिंग कैंपेन चलाया। तो जिन विद्यालयों में फंक्शनल नहीं हो रहे थे वो भी फंक्शनल हो गए। तो इस तरीके से पूरे ब्लॉक के सभी विद्यालयों में पुस्तकालय चलने लगा। तो सर, कम्युनिटी में आपने जो कैंपेन रन किया उसका बच्चों के, जो बच्चे एब्सेंट होते थे या जो ड्रॉप आउट होते थे, उनके अटेंडेंस में कोई फ़र्क आया? आपने वो देखा क्या? हाँ, मैंने ये कैंपेन चलाया। मैं जब ब्लॉक ज्वाइन कर रहा था तो मेरे ब्लॉक की अटेंडेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत कम थी, 49% थी। तो हमने एक कैंपेन चलाया, बुलौवा कैंपेन। जो बच्चे एब्सेंट हो रहे थे तो अटेंडेंस के बाद उनको बुलाने के लिए एक टोली बनाई गई, उसमें टीचर्स और बच्चों की एक टीम होती थी, वो बुलाने जाते थे। उस बुलौवा कैंपेन के तहत हमने 49% से लेकर के वर्तमान में आज मैं 68% अटेंडेंस इंश्योर करता हूँ। तो जो बच्चे एब्सेंट हो रहे थे 49% पे, उनको बुलाया गया विद्यालय में। उनकी फिर मैंने 1 महीने तक लगातार उनकी मॉनिटरिंग करी कि वो बच्चे फिर से तो नहीं एब्सेंट हो रहे हैं। इस तरीके से आज मेरे ब्लॉक में 68% एवरेज अटेंडेंस है बुलौवा कैंपेन के माध्यम से। सो सर, काफ़ी काबिल तारीफ़ है 49% से 68% बच्चों का रेगुलरिटी इंश्योर करना। सर, आप ये बता रहे थे कि आप BPMU में कुछ विद्यालयों का कैटेगराइजेशन भी कर रखे हैं जो आप एजेंडा बनाते हैं, लर्निंग आउटकम का आंकड़ा देखते हुए, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हमने BPMU के माध्यम से, ऐसे हमारे गांधी फिलो अस्मा थी तो उसके साथ हमने बैठ के एक कैटेगरी बनवाई, ARPs को और गांधी फिलोस को सभी को लगा करके मूल्यांकन करवाया। और उसके आधार पर हमने सक्षम, मध्यम और संघर्षरत 3 विद्यालयों की श्रेणियाँ बनवाई। सक्षम विद्यालय वह विद्यालय जो निपुण हैं आज की डेट में, मध्यम वह हैं जिनको थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें तो वो अगले 1-2 महीने में निपुण हो जाएंगे, और संघर्षरत वह ऐसे विद्यालय हैं, वो कुछ क्लस्टर्स भी हैं, मेरे अंडर में 17 क्लस्टर्स हैं। तो कुछ क्लस्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सी ज़रूरतें थी, मतलब उनको चाहे FLN की ट्रेनिंग देनी हो या PLC के माध्यम से उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, तो उनको चिन्हित किया गया। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में बांट करके हमने रणनीति बनाई और उस पर कामगार भी है और हम बहुत सकारात्मक परिणाम देख रहे हैं उसके। इस कार्यक्रम में आपको क्या मोटिवेट करता है सर, कि और जुड़ के जो बच्चे नहीं सीख पा रहे उनको हम लोग सिखा पाए? आत्मसंतुष्टि से ज़्यादा कुछ नहीं मोटिवेट करता है, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि हाँ, आज का दिन मैंने बच्चों के साथ बिताया और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो बच्चे जो हमारे स्कूलों में आ रहे हैं, हम उस सोसाइटी को सर्व करने के लिए हैं कि जो अगर मजदूर से मिस्त्री बन जाता है तो बच्चे का नाम कटवाने की कोशिश करता है सरकारी विद्यालयों से। तो हम उस मजदूर को, उस निराश्रित वर्ग को सर्व करने के लिए बैठे हैं जो पंक्ति में सबसे आखिर में हैं। और मैं यही अपने टीचर्स के साथ, अपनी टीम के साथ इस विजन शेयर करता हूं कि जो मेरा विजन है, जब वो आपका विजन बनेगा तब हमारा ब्लॉक आगे बनेगा। तो हम पूरी टीम के साथ सब साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। Thank you so much, Nafees and Ashok ji. It was great to understand from you how block governance has evolved, even from changing the structure of these block program implementation management meetings, from including FLN in the agenda, using student learning outcome data, and also creating this as a space to share best practices. It was also great to hear how community engagement has played an important role in increasing student enrollment, which is fundamental to driving learning outcomes. So thank you so much. आपने वो हमारे साथ इंसाइट शेयर करी। अब हम सुनेंगे जोगिंदर और हितेश जी से, जो की प्रथम टीम से हैं। उनकी चर्चा से हम समझेंगे थोड़ा कि हाउ system actors, of course, and we've heard from the block education officers, ABRC, जो आज हमारे साथ principal भी थे. The intent is definitely there, and a lot of this is, lot of the motivation is to say that this is required.
तो फिर हाउ दैट हैज़ इवॉल्व इन योर एंगेजमेंट इन हिमाचल, उनका रोल कैसे इवॉल्व हुआ है और उनको पर चैलेंजेस भी क्या आए हैं और क्या और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है? थैंक यू। तो हिमाचल में एफएलएन के संदर्भ में हम चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्योंकि हम 3 साल से एफएलएन में काम कर रहे हैं हिमाचल में, और आपके अनुसार हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और जैसा कि एफएलएन डिप जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो उसकी जो भी लर्निंग्स हैं उसको हिमाचल के बाकी पूरे कार्यक्रम में कैसे अडॉप्ट किया जा रहा है, इसके बारे में सर बताएं। Am I audible? Yes. तो ये पहले बात करने से पहले कि एफएलएन में हमारा एक्सपीरियंस किस तरह का है, आई थिंक हमारे पूरे पार्टनरशिप के फॉर्मेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 से गवर्नमेंट और प्रथम का पार्टनरशिप है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे, क्योंकि एफएलएन में हम लार्जली जो हाईलाइट होती हैं जो क्लासेस वो ग्रेड 1 और 2 है, बट अगर हम निपुण की बात करें तो उसमें आयु वर्ग 3 एज ग्रुप 3 to 8 हम पूरे सेगमेंट की बात करते हैं। तो 2018 से क्योंकि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे काम कर रहे थे और फॉर्चुनेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर निपुण भारत भी आया, तो एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम 3 से 8 साल का जो ये आयु वर्ग है बच्चों का, इसको एक कंटिन्यूम के तौर पे देख पाएँ कि जो बच्चों का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसका क्या कंटिन्यूम है, उनके साथ जो कक्ष में जो एक्टिविटीज़ होनी है, जो पेडागोजिकल प्रोसेसेस है उसका क्या कंटिन्यूम है, और असेसमेंट्स और दूसरे एफर्ट्स का क्या कंटिन्यूम है। अब इसको और थोड़ा अगर आगे देखें स्टोरी को, तो अगर हम पर्टिकुलरली ग्रेड 1 और 2 पे फोकस करें तो हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ग्रेड 1-2 के लिए भी पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब इसमें जो एफएलएन डिप यानी कि जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उसका एक रोल है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आई थिंक पूरे स्टेट में काम करने के साथ साथ ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम काफ़ी सारे मॉडल्स को लर्न करें। ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली जब हम एफएलएन की बात करते हैं तो उसके 4 पिलर्स पर हमने ख़ास तौर पे काम किया है। पहला पिलर है कि क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेसेस हैं वो अच्छे होने चाहिए, और बहुत अगर आसान भाषा में कहें तो अगर हम पूरा एकेडमिक ईयर लेते हैं तो शुरू के 3 महीने स्कूल रेडीनेस पे काम हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी भी उनको अपॉर्चुनिटी कई बार नहीं भी मिलती है एक क्वालिटी प्री स्कूल की। तो 3 मंथ रेडीनेस जिसमें कि बच्चों की फिजिकल सोशल इमोशनल स्किल्स पे ज़्यादातर काम होता है, और जो उसके बाद जो आप कह सकते हैं 9 मंथ्स बचते हैं बच्चों के लिए, उसमें टेक्स्ट बुक को यूज़ करते हुए एफएलएन की एक्टिविटीज़ किस तरह से कराई जा सकती हैं। तो एक जो स्तंभ है आपका, जो एक पिलर है वो है कि क्लासरूम प्रोसेसेस अच्छे होने चाहिए। दूसरा, असेसमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। असेसमेंट क्यों हमें स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि एक तो वो क्लासरूम में बच्चे की जो भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, चैलेंजेस को एड्रेस करता है। क्लस्टर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल को पर अगर उस डेटा को कोलेट किया जाए तो वो क्या और किया जा सकता है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस पर भी काम होता है। तीसरा, अगर एक पैर हमारा स्कूल के अंदर है तो दूसरा पैर कम्युनिटी में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो इसमें टीचर, चाइल्ड और पेरेंट, और हिमाचल में हम जब पेरेंट की बात करते हैं तो मदर्स की बात करते हैं, क्योंकि खास तौर पे अर्ली ईयर्स में मदर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। एंड 4th वन इज़ मेंटरिंग। अब जब हम मेंटरिंग की बात कर रहे हैं तो जो अगर आपने पर्टिकुलरली जब एक्सपीरियंस की बात कही, तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमने करके देखा है वो ये है कि जो भी हमारे मेंटर्स हैं, जब हम मेंटर्स की बात करते हैं तो जो सेंटर हेड टीचर्स हैं उनके साथ प्रथम एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो हम मिल करके जॉइंट विजिट्स करना, विजिट्स को प्रायोरिटाइज करना, विजिट का प्रोसेस क्या होना चाहिए, बिफोर, वाइल और पोस्ट विजिट हमें क्या करना चाहिए, क्लासरूम में एक आइडियल डेमोन्स्ट्रेशन कैसा हो सकता है, बच्चों को टीचर को फीडबैक क्या दिया जा सकता है, और जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे आप क्लस्टर और ब्लॉक लेवल की मीटिंग्स को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं और उसको कैसे एक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक पहली बात यह है कि इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में आई थिंक इस बात पे बहुत काम हुआ है।
बट एट द सेम टाइम इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स ने बाकी जो 8 डिस्ट्रिक्ट है या जो गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल है उनके लिए भी एक मॉडल क्रिएट करके दिया है। और इंटरेस्टिंगली अगर हम कहें 2022 में हिमाचल में FLN की शुरुआत हुई थी इस मिशन की। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में मेंटरिंग का मॉडल पहले इवॉल्व हुआ एंड देन फिर उसकी लर्निंग को कंसोलिडेट करके ही एक मॉड्यूल बना जिसको कि पूरे हिमाचल में लागू किया गया। तो आई थिंक इन चारों डिस्ट्रिक्ट ने रोल मॉडलिंग का काम किया है। थैंक यू सर। सर इसी चर्चा में क्योंकि आपने बताया कि ये जो प्रोग्राम चला उसमें FLN DIB का जो भी रोल था वो काफ़ी अहम है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल में इस प्रोग्राम को काफ़ी स्ट्रेंथन करने में काफ़ी हेल्प मिली है। तो सर आगे अगर हम बात करें कि क्योंकि 3 साल इस प्रोग्राम को चलते हुए हो गए हैं और अगर हम बात करें कि उस टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो किया गया था और आज जो स्थिति है अगर हम उसको देखें तो आज की स्थिति को देखते हुए हम वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो करना चाहेंगे जो हम उस वक्त पे नहीं कर पाए सर, प्लीज़ सर। तो पहली बात तो ये कि आदमी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो कोई भी इंडिविजुअल हो करके सीखता है। आई थिंक जो 3 साल में अचीव हो पाया है या जो प्रोसेस एस्टैब्लिश हो पाए हैं गवर्नमेंट या प्रथम ने जो मिलके प्रोसेस एस्टैब्लिश किए हैं वो हमारे कंटिन्यूस लर्निंग का ही परिणाम है। बट डेफिनेटली ये ज़रूर लगता है कि कुछ चीज़ों पर हम और बेहतर काम अगर 3 साल पहले करते तो आज हम थोड़ा और आगे निकल सकते थे। नंबर 1 तो ये कि जैसे हमने 4 पिलर्स की बात की कि चारों पिलर्स पे हम इक्वल वेटेज देना चाह रहे थे। क्लासरूम प्रोसेस अच्छे हो, असेसमेंट लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को एड्रेस करे और मेंटरिंग मजबूत हो और कम्युनिटी पे अच्छा काम हो। आई थिंक ऐसा ज़रूर हुआ है कि ईयर 1 में क्लासरूम प्रोसेसेस पे हमने बहुत काम किया है बट एक स्केल लेवल पे निपुण की बच्चों की स्थिति एक सिंपलिस्टिक तरीके से हम असेस कर पाएँ और जान पाएँ वो थोड़ा सा दूसरी साल में इम्प्लीमेंट हुआ बहुत सारे कारणों की वजह से। एंड सेकेंडली हमें जो आज परिणाम दिख रहे हैं जो क्योंकि अब 3rd ईयर हमने कंप्लीट हमने 3 साल का रास्ता तय कर लिया है एंड फर्स्ट ईयर हमारा लर्निंग फेज में ही था। 2nd ईयर में हम ये कह सकते हैं कि इन 4 डिब डिस्ट्रिक्ट में मेंटरिंग का पूरा एक प्रोसेस हम तैयार कर पाए एक्सपीरियंस के साथ। बट शायद मेंटर्स का जो ऑन बोर्डिंग है अगर हम थोड़ा शुरू में एडिशनल प्रयास करते तो और थोड़ा सा और हम आगे जा सकते थे। बट डेफिनेटली हमने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की है बट अगर आज हम पीछे मुड़ के देखें तो ये ज़रूर लगता है कि कुछ चीज़ें और बेटर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल असेसमेंट है या मेंटर्स का शुरुआती स्टेज में ही ऑन बोर्डिंग है, ये हो सकता है। सर एक क्वेश्चन और हो सकता है। सो अगर हम बात करें असेसमेंट की आपने जैसा कि बात की है और अभी सभी लोग ये बात कर भी चुके हैं कि असर भी यही हुआ है तो सर उसका क्या असर अब देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। आई थिंक असर की अगर हम बात करें तो असर एक तो डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ तो देता ही है और जैसे काफ़ी सारे स्टेट्स के लिए है हिमाचल के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि अर्ली ईयर्स में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं खास तौर पे उसमें प्रगति दिखती है। हिमाचल में भी सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है। कोविड के दौरान जो एक डिप दिखता था उससे बाहर ऐसा लगता है कि हम आए हैं और उससे भी और ज़्यादा लर्निंग गेन हुआ है। बट अगर हम देखें कि असर का असर पूरे सिस्टम पर क्या पड़ रहा है तो ये ज़रूर दिखता है कि एक एंथुजियाज़म है कि एफर्ट से हम चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें और भी दिखती हैं। खास तौर पे अगर हम देखें कि अभी भी 50% बच्चे ऐसे हैं ग्रेड 3 में जो कि अभी भी ग्रेड 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं या सब्ट्रैक्शन जैसा एक आसान सवाल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो थोड़ा सा पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ क्या हम इससे कुछ अचीव कर रहे हैं तो और बहुत सारे और भी मतलब डेटा सेट्स हैं। बट असर ने डेफिनेटली गुड न्यूज़ दिया है। बट एक लक्ष्य भी ज़रूर दिया है कि अगर हम ग्रेड 3 में ही तक पहुँचते हर बच्चे को निपुण बना पाएँ तो डेफिनेटली फिर अगले आने वाले सालों में लर्निंग डेफिसिट नहीं होगा। और जो चर्चाएं हम सुन रहे हैं जिन चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिल रहा है उसमें 3 चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं। मैं चर्चाओं के आधार पर बात कर सकता हूँ। पहली कि किसी भी हालत में पहली क्लास में जब बच्चा आता है तो वो स्कूल रेडी होना चाहिए। उसके लिए क्या एफर्ट किए जाने चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट किए जाने चाहिए
वो अपने आप में। दूसरा, कक्षा 3 तक आते आते दूसरा, आप ये समझिए कि दूसरा एक लेवल है, वहाँ तक बच्चा निपुण रेडी होना चाहिए। और आज जो बच्चे ग्रेड 3 to 8 में है, खासतौर पर कक्षा 6 से 8 के बच्चे, उनके लिए इमीडिएटली कुछ कैचअप की ज़रूरत है। बट ये जो 2 लेवल्स हैं, कक्षा 1 में अगर स्कूल रेडनेस हो जाए एंड कक्षा 3 तक पहुँचते पहुँचते अगर हम मैक्सिमम बच्चों को अगर हम पहुँचा पाते हैं, निपुण कर पाते हैं, तो आगे आने वाले वर्षों में ज़रूरत नहीं रहेगी। एक इसके साथ एक और रियलाइजेशन भी अब हुआ है कि क्योंकि क्या होता है कि जैसे निपुण प्रोग्राम भी है, तो उसमें बहुत बार हम लॉजिस्टिकल चीज़ों में बहुत उलझ जाते हैं। तो चीज़ों को बहुत आसान रखने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल रखने की ज़रूरत है, सिंपल माइलस्टोन्स बनाने की ज़रूरत है, रादर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम चीज़ें करें। और अगर हम सिंपल माइलस्टोन्स हम क्रिएट करेंगे, अगर हम लीडर्स ऑफ चेंज ढूंढेंगे, अगर हम थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस लाएंगे, जैसे अभी हिमाचल में हम इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक पॉकेट ऑफ लर्निंग एक्सीलेंस शुरू करना चाह रहे हैं कि जो निपुण स्कूल हैं और किसी आधार पर निपुण स्कूल अगर हम तय करते हैं तो वो रोल मॉडल बनेंगे बाकी स्कूल्स के लिए भी। थैंक यू सर, आपने सारी स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी है और शायद आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी आप दिखा दिया। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Hitesh ji and Joginder ji. It's very encouraging to hear how the mentoring model that was established in the 4 DIP districts in Himachal Pradesh has already been picked up statewide. This conversation also brought back to light the importance of data-driven decision making. And what that also, another thing that highlights is that the data has to be accurate and should reflect the true picture on ground. And lastly, I think one message I'm taking away is that we've come a long way, but there's still a long way to go. Just to conclude this session, I know we had a round of applause, but to go a little wider, right, I would request another round of applause to all of those who joined us for the Chai Pe Charcha session today, and for the many other system stakeholders and program team members on ground that are working hard every day to strengthen foundational literacy and numeracy for over 1 million children under lifted, but also generating learnings that will enable the ecosystem to do the same for many others. With this, applause. With this, we will close our Chai Pe Charcha session. Thank you so much, everyone.